गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर अमित एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और केस स्टडीज की हमारे इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 2015 की केस स्टडीज के ऊपर और इन केस स्टडीज को देखते हैं। अब जैसा कि 2025 से 2015 आज हमारे लगभग यूपीएससी के 10 साल की प्रीवियस केस स्टडीज कंप्लीट होने वाली हैं। तो आते हैं हमारी आज की पहली केस स्टडी पर। मुझे बस आप एक सेकंड दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं पहली केस स्टडी की। एक निजी कंपनी अपनी दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो कर्मचारी कल्याण के लिए जानी जाती है। यद्यपि यह एक निजी स्वामित्व की कंपनी है, लेकिन इसका स्वरूप सहकारी है, जहां 700 कर्मी कार्यरत है और उन्होंने स्वेच्छा से यूनियन ना बनाने का निर्णय लिया है। तो इस कंपनी की जो मूल्य हैं, जो कोर वैल्यूज हैं, वो क्या है कि दक्षता, यानी कि इसमें एफिशिएंसी से ये काम करती है, ये संसाधनों का सही उपयोग करती है और इसके यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं वो योग्यता के आधार पर है। पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण, यानी कि ये जो कंपनी है इसका प्रिंसिपल ये है कि यह प्राथमिकता अपने कर्मचारियों या एम्प्लॉयज को देती है। ठीक है, प्राथमिकता देती है। और तो इसी कारण जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन्होंने स्वेच्छा से यूनियन ना बनाने का निर्णय लिया है। अब एक दिन अचानक सुबह एक राजनीतिक दल से जुड़े लगभग 40 लोग कारखाने में जबरन घुस आए और नौकरी की मांग करने लगे। ठीक है, तो क्या ये लोग भर्ती का जो सही प्रक्रिया है उसका पालन कर रहे हैं? नहीं। तो भर्ती की सही प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस का यहाँ पे ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा, जबरन घुस आना, यानी कि सुरक्षा, सेफ्टी को खतरा है। तीसरा, इस बात का क्या मतलब निकलता है? तीसरा यहाँ पे इस बात का मतलब ये निकलता है 40 लाख लोगों के कि इनमें योग्यता का भी अभाव है। ठीक है, योग्यता का अभाव। तो ये तीन चीजें हमने समझ ली। अब वो कर्मचारी और प्रबंधन और कर्मचारियों को धमकाते हैं। कर्मचारी मनोबल गिरा हुआ महसूस करते हैं। अब जो लोग आए हैं उनको देख के ये स्पष्ट है कि ये कंपनी के पेरोल पर भी रहना चाहते थे और साथ ही पार्टी के स्वयंसेवक सदस्यों के रूप में भी बने रहना चाहते हैं। अब कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या है? हमने देखा, दक्षता है, कर्मचारी कल्याण और सत्यनिष्ठा। ये सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखती है और नागरिक प्रशासन को भी किसी भी गलत तरीके से, मतलब किसी प्रकार की कोई ब्राइब या कोई करप्शन यहाँ नहीं होता है, फेवर नहीं देती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अब पहले तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास सामने क्या समस्या है और उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। अब देखो, 40 लोग जबरन घुस आए हैं, तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो जो अपने एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनको सुरक्षा देने की जरूरत है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने की जरूरत है। और ये क्या है? ये गुस्साई भीड़ है, तो भीड़ को शांत करने की जरूरत है। तो दो स्टेप हमें, हमारा जो भी आंसर होगा यहां से निकल रहे हैं। इनका मनोबल गिरा हुआ है, तो इनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। कंपनी, इनको ये समझाने की जरूरत है कि ये अपनी कंपनी के पे विश्वास बनाए रखें। और ये लोग नौकरी मांग रहे हैं और योग्यता का इनमें अभाव है, सुरक्षा की प्रॉब्लम है, सही प्रक्रिया से नहीं आ रहे। तो यानी आपको ऐसी शांति वार्ता करनी है जिसमें आप इनको शांत भी कर सके और किसी प्रकार का नौकरी का, जॉब का कोई प्रॉमिस भी ना दे। क्योंकि अगर आपने नौकरी का इन्हें प्रॉमिस कर दिया या ऐसा कुछ किया, तो फिर कल को तो कोई भी आएगा, दबाव डालेगा, प्रेशर बनाएगा और कंपनी में आके काम ले लेगा। तो फिर जिन लोगों में योग्यता है, जो कर्मचारी हैं, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनका मनोबल भी गिरेगा और उन्हें ये भी लगेगा कि भाई हम लोगों ने तो कोई यूनियन भी नहीं बनाई है और कंपनी ऐसे लोगों को फेवर कर रही है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये है, मान लीजिए कि आप इस कंपनी के
सीईओ हैं, कंपनी परिसर के अंदर बैठी हिंसक भीड़ के साथ गेट क्रैश वाले दिन अस्थिर स्थिति को शांत करने के लिए आप क्या करेंगे। मतलब इस प्रश्न में हमसे सीधा सीधा ये पूछा है कि उस दिन की ये घटना जो है, जिस दिन की घटना है और आप सीईओ हैं, तो आप तत्कालीन रूप से, आप इमीडिएटली क्या एक्शन लेते हैं। दूसरा पूछा गया है कि मामले में चर्चा किए गए मुद्दों का दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, तो अल्पकालिक या तत्कालीन रूप से क्या करेंगे, दीर्घकालीन रूप से क्या करेंगे, और प्रत्येक समाधान का हमें नकारात्मक, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ये हमें बताना है, और ये बताते हुए हमें कार्य के परिणामों का विश्लेषण करना है। ठीक है, तो देखो हमने दो चीजों तो देखी कि 40 लोग घुस आए हैं, तो सबसे पहले एक तो सुरक्षा अपने कर्मचारियों की सुनिश्चित करना, और दूसरा इनके साथ संवाद स्थापित करना। दो चीजें देखी तत्कालीन रूप से। तीसरा काम क्या है कि जिनका मनोबल गिरा हुआ है उनका मनोबल बढ़ाना। और क्या पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित, संवाद करना, लेकिन कोई सीधा टकराव नहीं करना क्योंकि ये गुस्साई भीड़ है। और जब आप संवाद करेंगे तो आप किसी तरीके की मध्यस्थता या एक मीडियम जो रास्ता है, मध्यम मार्ग, उसके बारे में बताएंगे। और साथ में क्योंकि ये लोगों ने लॉ को वायलेट किया है, किसी की निजी जो प्रॉपर्टी है उसमें जबरन, जो कहते हैं ना जब्ती करना, कब्जा डालने आ गए, तो कि नहीं चलो हमको तो यहाँ नौकरी चाहिए, और काम क्या आता है, कुछ नहीं, तो कानूनी हस्तक्षेप आप इंश्योर कर सकते हैं। और यही इसके दीर्घकालिक समाधान, चलो दीर्घकालिक समाधान हम लोग बोर्ड पे ये पहले पूरा अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या इस क्वेश्चन में अगर आपको ये बताना हो कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो किस तरीके की दुविधा का सामना कर रही है। कंपनी सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा और कानून, कानून बनाम, बनाम सुरक्षा एवं दबाव, इस दुविधा का सामना कर रही है। सत्यनिष्ठा यानी कंपनी के अपने नैतिक सिद्धांत, क्या नैतिक सिद्धांत थे कंपनी के, यहाँ पे हमने पढ़े कंपनी के नैतिक सिद्धांत थे अपने एम्प्लॉइज का वेलफेयर, कर्मचारी कल्याण और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखना। इसके अलावा सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ये कंपनी के सिद्धांत है। कंपनी के सामने दुविधा है कि यह अपने सिद्धांतों पर टिकी रहे, अपने सिद्धांतों की पालना करे, अनुपालना करे, का पालन करे, या फिर ये अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके दबाव में आकर नौकरी दे, जो जैसा कि भीड़ की मांग है। ध्यान में रखें। चलिए, इसके अलावा हमने देखा था कि फिलहाल हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या इमीडिएट, तत्कालीन क्या चीजें हो सकती हैं, ये पूछा गया है हमसे सबसे पहले कि इमीडिएटली कंपनी को क्या करना चाहिए। अब देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्कालीन रूप से क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा वो ये है कि लॉन्ग टर्म या दीर्घकाल में क्या होना चाहिए, और थर्ड इनके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। जब एग्जाम में ये सवाल आता है तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और थर्ड में नकारात्मक सकारात्मक। मैं यहाँ पे सुविधा के लिए सभी चीजें सामने सामने लिख रही हूँ, पेपर में एक साथ ए बी सी ऑप्शन को मिक्स मत करना, ठीक है। तो तत्कालीन या इमीडिएटली क्या किया जाना चाहिए,
तो तत्कालीन मुद्दा क्या था हमारे सामने? सबसे पहला मुद्दा था कि आपके कर्मचारी जो है उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी चाहिए वो ये इंश्योर करनी चाहिए कि आपके कर्मचारी सुरक्षित हैं। तो कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए। ठीक है। अब ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकते हैं? देखो, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस तो ये रहेगा कि कर्मचारियों के पास कौन सा अधिकार है? हम किस अधिकार की सबसे ज्यादा बात करते हैं? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का मतलब है राइट टू लाइफ, सिंपल, जीवन का अधिकार। तो उनके जीवन की अधिकार जो है वो इंश्योर करता है अगर आप पहले उनकी सुरक्षा इंश्योर करते हैं। फिर इंप्लॉयर होने के नाते ये आपकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है, आपका न्यासी कर्तव्य है कि आप अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित जो है वो वातावरण या इन्वायरमेंट दे जिसमें वो काम कर सके। तो आपका न्यासी कर्तव्य जो है उसकी अनुपालना होगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसकी अनुपालना यहाँ पे होगी। और जो कंपनी के मूल सिद्धांत हैं, क्या मूल सिद्धांत है? कर्मचारी कल्याण, एम्प्लॉय वेलफेयर, उसकी यहाँ पे अनुपालना हो रही है। इसके अलावा इसका और क्या परिणाम निकल के आ रहा है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी शारीरिक हानि यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि आपने उन्हें सेफली उस जगह से निकाल लिया है। और दूसरा, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका कंपनी पे विश्वास या ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या इंश्योर करना है? सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें सुरक्षित तौर पे बाहर निकाल लिया जाए। और दूसरा, आपको एक सिक्योरिटी अलर्ट, सुरक्षा अलर्ट, जिसे कई जगह पे सायरन होते हैं या कुछ होते हैं, वो भी जारी करना है तुरंत। नेगेटिव क्या हो सकता है कि जो भीड़ है, हो सकता है भीड़ और उग्र हो जाए, भीड़ का अधिक उग्र होना और किसी प्रकार की तोड़फोड़ या इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिल जाएं जिससे शॉर्ट टर्म के लिए जो आपका उत्पादन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, वो बंद हो जाए। तो ये पहला है। दूसरा क्या करना था यहाँ पे? दूसरा, आपको भीड़ को शांत करना था। तो भीड़ को शांत करने के लिए हमने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था? आपको क्या करना है? संवाद, लेकिन भीड़ गुस्साई है तो संवाद लेकिन कोई सीधा टकराव नहीं। आपको उनसे बातचीत करनी है पर सीधा सीधा जाके उनसे कोई लड़ना नहीं है कि क्यों गुस्साए, क्या हो गया, मतलब इस तरीके से तुम्हें अंदर कर देंगे और ये सब, ये नहीं करना है। भीड़ है, वो कुछ भी कर सकती है, नुकसान आपकी कंपनी को होगा। और फिर उनके ऊपर किसका हाथ है? पॉलिटिशियंस का। तो राजनीतिक क्षय भी उन्हें प्राप्त है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप शांति के साथ, शांति व विवेक, शांति, विवेक, विवेक प्रूडेंस जानते हैं, और उसके बाद टेम्परेंस, अनटॉलरेंस, आपका संयम, शांति, विवेक और संयम, इन तीन वैल्यूज का सही इस्तेमाल करें। और इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए आप उनकी समस्याओं को सुने, समस्याओं को सुने। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तब आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आपकी जो कंपनी के नैतिक सिद्धांत है
उनका भी उल्लंघन ना हो, इसलिए आप किसी भी प्रकार का नौकरी का वादा मत करना। नौकरी का वादा ना करें। अब इससे क्या होगा, इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, मैं आपको कई बार क्लास में बता सकती हूँ कि अगर किसी सिविल सर्वेंट के आगे या किसी की कंपनी के आगे ऐसी कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले जरूरी होता है भीड़ की बात को सुन लेना, चाहे उनका तरीका कितना ही गलत हो, और सुनने से ही लोगों के भावनाएं, इमोशंस वो बाहर निकल जाते हैं और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि भीड़ शांत हो जाए, ठीक है, शांत हो जाए, और दूसरा उन्हें लगे कि उनकी बात को सुना गया है, उनकी बात को सुना गया है, ठीक। तो ये चीज करी जा सकती है, और इस समस्या का हो सकता है कि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। अब इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव ये हो सकते हैं कि मान लीजिए आप तो जॉब का कोई वादा करने से बच रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक आप लिखित में नहीं, हम 40 लोगों को नौकरी नहीं देते, हम यहां से नहीं जाएंगे, और भीड़ और उग्र हो गई है अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये प्रतीत हो सकता है कि कंपनी उनके दबाव में आ रही है, उनके आगे झुक रही है। तो अगर किसी तरीके से ये समझौता टूट जा रहा है, समझौता टूट जाता है और भीड़ को ये प्रतीत हो रहा है कि कंपनी और उनके दबाव में आ रही है, तो इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि शायद कंपनी को दबाव में आकर नौकरी देनी पड़ जाए। और अगर ऐसा किया गया, मान लीजिए आज 40 आए तो कल 400 आ जाएंगे, वो और बड़े बड़े हथियार ले आएंगे, ऐसा करना कंपनी के लिए दीर्घ काल में या फ्यूचर में बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि फिर तो वही हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना ज्यादा उग्रता से, जितना इलीगली अपना काम करना कर सकता है, उसे नौकरी मिल जाएगी। तो कंपनी का पूरा जो सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो पूरा तबाह हो जाएगा। तो दूसरी चीज ये हो सकती है संवाद, लेकिन कोई सीधा टकराव नहीं। तीसरा, आप उनसे कह सकते हैं मध्यस्थता, मीडिएशन। अब मध्यस्थता में आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि देखो, हम डायरेक्ट आपको नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कंपनी की ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप उनसे ये कह सकते हो कि भाई जो जब भी कभी आगे फ्यूचर में हमारी कोई वैकेंसी या जॉब निकलेगी, कोई जॉब या कोई वैकेंसी अगर निकलती है, तो हम उसकी जानकारी पब्लिकली साझा कर देंगे। यानी कि जब भी हमारे यहाँ हायरिंग होगी तो आपको बता दिया जाएगा, आप में से जो भी पेपर क्लियर करता है या हायरिंग का प्रोसेस क्लियर करता है, उसे आराम से नौकरी मिल जाएगी। तो आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि जो पहले तो आप उन्हें ये बताएंगे कि देखो, हमारी कंपनी की क्या पॉलिसी है कि जो नियुक्ति है वो सिर्फ मेरिट बेस या योग्यता के आधार पे होती है, पहली चीज। फिर आप उन्हें ये ऑफर कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी की भर्ती प्रक्रिया है और कंपनी में जब भी हायरिंग होगी, उसे हम जनता में, पब्लिकली जनता में उसकी जानकारी को साझा कर दिया जाएगा, और आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी। देखो, अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये हो सकता है कि ये कंपनी की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो बनाने की नीति है, उसको दर्शाता है। दूसरा, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी को, यानी कि विश्वसनीयता को।
दीर्घकालीन विश्वसनीयता को दर्शाता है, और ये कंपनी की एक जो छवि या इमेज या रेपुटेशन है या प्रतिष्ठा, वो कैसी बन जाएगी, ये जो पहले से बनी हुई है और मजबूत कैसे हो जाएगी कि कंपनी एक सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता पर चलने वाला संगठन है। तो ये तो इसके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसकी नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव वही, लोग आपकी बात नहीं माने और इसलिए तनाव जो है वो और बढ़ जाए, तो तनाव बढ़ने का खतरा हो सकता है। चौथी चीज यहाँ क्या की जा सकती है, मैं यही लिख दे रही हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, कि आप कानूनी सहायता लें। तो 100 कॉल 100 पुलिस को कॉल करें और एफआईआर लॉन्च करें, और ये काम आपको साथ साथ ही करना है, ताकि अगर किसी भी तरीके से भीड़ उग्र होती है तो उग्र भीड़ पर काबू पाया जा सके, काबू किया जा सके। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही थर्ड वाले के भी दोनों पार्ट डिस्कस हो गए। अब हम लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब देखिए, दीर्घकाल में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप जो भर्ती की या जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, ठीक है। इसे संस्थागत करने की आवश्यकता है, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या किया जा सकता है कि जो आज घटना हुई कि लोग गेट क्रैश करके आ गए, तो कहीं ना कहीं यानी कंपनी की जो सुरक्षा नीति है, सुरक्षा सिक्योरिटी पॉलिसी, उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो दूसरा क्या किया जा सकता है कि कंपनी को अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए। तीसरी चीज करी जा सकती है यही ना कि कम्युनिटी और कंपनी का आपस में लाइजन नहीं है, लोग समुदाय समाज से आ रहे हैं, आके घुस जा रहे हैं कंपनी में, तो उन्हें कंपनी की नीतियों के बारे में पता नहीं है। तो कंपनी एक कम्युनिटी लाइजन इकाई उसका गठन कर सकती है। चौथा, कंपनी को अपनी पॉलिसीज, अपनी नीति को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो कंपनी एक जागरूकता अभियान वो चला सकती है। इसके अलावा कंपनी को क्या करना चाहिए, इसके अलावा कंपनी को सीएसआर फंडिंग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो कैसे कि जो कंपनी को, अब देखो किसी क्षेत्र में लोग इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं कि कंपनी में घुस गए जबरन नौकरी मांगने के लिए, कि जब उनके पास रोजगार नहीं है तो कंपनी क्योंकि ऑलरेडी लोगों को रोजगार दे रही, तो हम ये कहेंगे कंपनी को एक तो और रोजगार सृजन करने चाहिए, और दूसरा रोजगार हो है भी तो लोगों में किस चीज की कमी होती है, स्किल की। तो रोजगार का सृजन करने के लिए और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए सीएसआर फंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो उपाय हैं ये हो गए आपके दीर्घकालीन। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, ठीक है।
इनके पॉजिटिव और नेगेटिव, ये शायद दिख नहीं रहा है। तो इसका नियुक्ति को अगर संस्थागत किया जाए तो पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ऑलरेडी डिस्कस हो गया है कि ये कंपनी की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सत्यनिष्ठा, दक्षता, योग्यता या मेरिट आधारित जो नियुक्ति है, ऐसे मूल्यों की अनुपालना करेगा। ठीक है, ये इसका परिणाम होगा। और नेगेटिव क्या हो सकता है इस चीज का? नेगेटिव ये हो सकता है कि कंपनी की लागत बढ़ सकती है, कॉस्ट, कंपनी की लागत बढ़ सकती है लॉन्ग टर्म में। और दूसरा हो सकता है कि राजनीतिक जो दल है वो कंपनी पर अपना दबाव और बढ़ाना शुरू करे, और जैसे ही मान लो भर्ती निकलती है तो उसको किस तरीके से कि इतने हमारे लिए, हमें चाहिए, ये इसमें बदलाव कीजिए, तो ये दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा सुरक्षा उपाय मजबूत करने, अब उसके लिए जो निगरानी तंत्र या सर्विलेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और इसके तहत क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देनी चाहिए जो सिक्योरिटी पर्सन हैं इस कंपनी के, उनको। और तीसरा, कंपनी ये भी कर सकती है कि अलग से एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या सुरक्षा विभाग कंपनी के अंदर बना सकती है। अब इसके पॉजिटिव तो यही है कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, कोई दोबारा इस तरीके का जो मतलब उपद्रव है ये नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव ये हो सकती है कि कंपनी की लागत, क्योंकि प्रशिक्षण देने में पैसे लगेंगे, डिपार्टमेंट खोलने में पैसे लगेंगे, तो कंपनी की लागत बढ़ सकती है। तीसरा था कम्युनिटी लाइजन इकाई, यानी लोगों से बात करने के लिए, सभी हितधारकों से को इंगेज करने के लिए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कम्युनिटी लाइजन इकाई बनाई जा सकती है। अब इसका पॉजिटिव तो ये है कि कंपनी की इससे छवि, उसमें सुधार होगा, कंपनी को लोगों की जरूरतों का और लोगों को कंपनी की पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा। पर इसका नेगेटिव ये हो सकता है कि जो ये प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी लाइजन यूनिट, हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा दबाव डालने का एक नया मंच, एक नया प्लेटफॉर्म बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट, जागरूकता अभियान, लोगों में अवेयरनेस के लिए, वही पॉइंट है। और इसका पॉजिटिव ये है कि लोगों को नीति का पता चल सकता है। नेगेटिव ये कि खुलकर हो सकता है कि कंपनी की जो पॉलिसीज है उनका विरोध भी होने लग जाए, जबकि कंपनी कर कर्मचारी हित में काम रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे मतलब कंपनी का जागरूकता अभियान होगा उसे अपना एजेंडा पूरा करने के लिए हो सकता है तरोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रख दे। फिर रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण, तो ये कुछ तत्कालीन या और दीर्घकालीन उपाय हो सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले कर्मचारी को सुरक्षा को प्राथमिकता हो गया है डिस्कस, संवाद में शामिल होना और उनकी चिंताओं को समझना, मध्यस्थता की पेशकश करना ताकि शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके इस समस्या का। और क्या किया जा सकता है? औपचारिक फॉर्मल शिकायत, एफआईआर जो है वो आप दर्ज करा सकते हो। लॉन्ग टर्म सुरक्षा उपाय मजबूत करना, जैसे सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल यूनिट, सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, कर्मचारी पक्ष प्रशिक्षण। हाँ, ये भी पॉइंट एक मिस हो गया है हमारा कि आप अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करें कि अगर आगे कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, संघर्ष की कोई सिचुएशन आती है, उसको कैसे सॉल्व करना है, और कोई मतलब संकट प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो कैसे किया जाना है। और ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग नियमित होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। जागरूकता अभियान ताकि कंपनी के मूल्यों को और उनकी सहकारी, मतलब निजी है बट कोऑपरेटिव नेचर है, इट इज प्राइवेट बट इट्स नेचर इज कोऑपरेटिव, वो लोगों को बताएं और लोगों को शिक्षित करें। स्थानीय अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत करना, हमने एक लाइन इसमें पढ़ी थी कि ये कंपनी जो है वो बहुत सत्यनिष्ठा वाली है और किसी प्रकार का उसका लाइजन बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, कंपनी को स्थानीय जो लोकल संगठन है, स्थानीय जो संगठन है, उनके साथ
अपने लाइजन या उसके साथ संबंध बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि गलत ही रास्ता अपनाना पड़े। वो सही तरीकों का, सही चैनल्स का यूज करके भी उनके साथ एक रिलेशन बना सकती है, ताकि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई घटना हो तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब देखिए, ये है विश्वास, वफादारी, कर्मचारी को प्राथमिकता देने में। नकारात्मक, संभावित नकारात्मक धारणा, कार्रवाई या प्रतिरोध हो सकता है। शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है। संभावित मांगे जो कंपनियों की नीति के अनुरूप ना हो, वो मानने की वो हो सकती है। दबाव बन सकता है। ये लगभग हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हमारी आज की दूसरी केस स्टडी पर। चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी की। जो ये केस स्टडी है, ये हम सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक 100% सच्ची घटना पर आधारित है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस केस स्टडी को पढ़कर जरूर कुछ ना कुछ, कोई न्यूज की क्लिपिंग, कोई कुछ खबर, कुछ तो याद आएगा। उसी से ही ये इंस्पायर है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये केस स्टडी पढ़ाने से पहले मैं जिस घटना पे या यूं कहूं सच्ची घटना पे ये आधारित है, मैं उसका आप लोगों के आगे जिक्र करना चाहूंगी। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कैसे यूपीएससी में एक छोटी सी स्टेटमेंट चेंज करके थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है। तो जो ये घटना है, ये आगरा के नगला खारा गांव की है। और इस गांव में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभी भी हैं, वो उस वक्त पे जो नियुक्त थे, उनका नाम था पंकज कुमार जी। 2015 की घटना है। तो आगरा के नगला खारा गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, और उस स्कूल में एमडीएम, मिड डे मील स्कीम के तहत एक कुक की अपॉइंटमेंट करी गई। एक खाना बनाने वाले को रखा गया। जो खाना बनाने वाली महिला थी, उनका नाम था मीना देवी, और वो एक दलित समुदाय से संबंध रखती थी। दलित समुदाय की महिला थी वो। तो हुआ क्या कि जब गांव वालों को पता चला कि जो बच्चे हैं, उनको जो खाना खिलाने वाले हैं, उनका खाना बनाने वाले, वो सो कॉल्ड दलित समुदाय से आते हैं, तो अगले ही दिन 40% जो अपर कास्ट के मतलब बच्चे थे, वो स्कूल नहीं आए। उनके पेरेंट्स ने स्कूल से नाम कटवा दिया। स्कूल की अटेंडेंस एकदम से 40% गिर गई। हालत ये हो गई कि मिड डे मील स्कीम को बंद करके स्कूल को भी बंद करने की नौबत आने को पड़ी। फिर रही सही कसर वहां के समाज और ग्राम सभा ने पूरी कर दी। ग्राम सभा ने, ग्राम पंचायत ने वहां एक रिजोल्यूशन पास किया कि जो भी परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा ये दलित महिला के हाथ का खाना खाने के लिए, तो हमारा समाज या हमारी जात उसे क्या हथियार होता है, बहिष्कार कर देगी, उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये बात पहले तो हेडमास्टर ने उन लोगों को खूब समझाने की कोशिश करी। उन्हें बताया गया कि जो नियुक्ति होती है मिड डे मील के तहत, वो सरकार द्वारा की जाती है और ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए करी जाती है। पर आप जानते हैं, ये हमारे गांव है, इंडिया के गांव, और इंडिया के गांव में भी होता ना ग्राम पंचायत, समाज, इन्हें समझाना मतलब आसान नहीं था। तो अब हेडमास्टर ने आगे ये शिकायत जो है, ये आगे और बीडीओ को करी। बीडीओ से होते होते ये जो खबर है, ये वहां के आईएएस पंकज कुमार जी के पास पहुंचती है कि गांव में इस तरीके का कोई, कहते हैं ना कि कुछ नोटिस या वो कहते हैं रिजोल्यूशन पास किया गया है, ऐसा कुछ निकाला गया है। उनको बहुत गुस्सा आया। अब बीच बीच में अब कुछ अगर सूत्रों के हवाले से माने, मतलब जो उस टाइम के न्यूज चैनल, ये 2015 की खबर है, उस वक्त के न्यूज चैनल की सुने या माने, तो महिला के साथ कुछ मार पिटाई और इस तरीके की भी बातें सामने आई। सबसे पहले, अब उनको बहुत गुस्सा आया पंकज कुमार जी को, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो पूरी ग्राम पंचायत थी उसके अगेंस्ट SC/ST एक्ट लगा दिया। और इस तरीके का, क्योंकि उन्होंने एक पास किया था रेजोल्यूशन कि सामाजिक बहिष्कार का, उन्होंने बोला कि ये करना क्रिमिनल है, और उन सबके अगेंस्ट FIR कर दी। फिर
जिनके ऊपर संदेह था कि उन्होंने महिला के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी करी है या उनके साथ मारपिटाई की जो घटनाएं करी हैं, उनके अगेंस्ट SC/ST एक्ट लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इन्होंने जो अप्रोच यहाँ यूज करी उसे हम कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कह सकते हैं। एक तो इन्होंने कानून का सहारा लिया, और दूसरा जो इन्होंने यूज किया उसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने करी। कानून के तहत देखो, जो महिला थी, लॉ एंड ऑर्डर, उसको राइट टू डिग्निटी है, ठीक है, उसको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उसका आपने बचाया, उसकी अनुपालना करी, वो ठीक है। उसके अलावा SC/ST एक्ट के तहत सरकार ने उन्हें कुछ सुरक्षाएं प्रोवाइड करी हुई हैं, उसको बचाया, उसको आपने लागू किया। अब लेकिन क्या ऐसा करने से अटेंडेंस ठीक हो जाती? नहीं होती। अब अटेंडेंस ठीक करने के लिए जो जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को नहीं भेजा था उन सबको भी नोटिस दे दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? ये मिड डे मील स्कीम है छोटे बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले। कौन सा एक्ट है? आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। तो बोला, आप अगर अपने बच्चों को स्कूल में जाने से रोक रहे हैं क्योंकि कोई दलित महिला उनका भोजन बना रही है, तब ऐसी स्थिति में आप किसका वायलेशन कर रहे हो? आप आर्टिकल 21A, बच्चों के मौलिक अधिकार का वायलेशन कर रहे हो। सबको नोटिस दे दिया। तो अच्छा खासा, मतलब कहते हैं ना, डंडा तो पड़ा, कैरेट एंड स्टिक में से स्टिक तो पड़ी। लेकिन फिर उन्होंने इस समस्या के मूल पे प्रहार किए, कहते हैं ना, जड़ से खत्म करने के लिए। और जब एक दिन तो उनका पूरा 1-2 दिन इस चीज में लग गए, FIR करने में, एक्ट लगाने में और सबको नोटिस देने में। उसके बाद उन्होंने अपने, वो उनके IAS थे, वो उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके SDM और DSP सर जो थे, BDO, और इसके अलावा वहां पे जो सर्कल ऑफिसर थे, उसके साथ पंचायत सेक्रेटरी, मतलब ऐसा कुल मिला के कुछ 8-10 ऑफिसर्स को लिया। वो स्कूल में गए और जो मिड डे मील के तहत महिला थी, मीना जी, उनको कहा कि भोजन बनाया जाए। अब उन्होंने सबके बीच में बैठ के सभी ऑफिसर्स को बिठाया और वहां पे स्कूल में बैठ के भोजन किया उनके हाथ का। अब उनका जो ये कदम था ना, ये बड़ा वायरल हो गया। तो गांव की तो बेइज्जती होने लगी और उनकी तारीफ होने लगी। तो ये सोशल इंजीनियरिंग, मतलब लोगों के साइकोलॉजिकल बैरियर पर चोट करी गई कि हम एक 100 कॉल दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। उन्हें याद दिलाया गया कि हमारा मौलिक अधिकार, हमारा संविधान हमें देता है, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और आप जानते हैं आर्टिकल 17 केवल स्टेट पर लागू नहीं होती है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल, निजी व्यक्ति पर भी लागू होती है। उसका उपयोग करते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस स्कूल में या कहीं पर भी सही नहीं है और आप अपने खुद के घर में भी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते हो, किसी प्रकार की छुआछूत या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद उन्होंने जो और काम किए उसमें यह था कि भाई पंचायत को उन्होंने संबोधित किया, वहां के लोगों से बात की, उन्हें बताया कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है मिड डे मील स्कीम के तहत, और अगर आप नहीं भेजते हो तो मतलब जो भी, मतलब उन लोगों ने रिजोल्यूशन दिया था तो उसके लिए नोटिस देना। और ये न्यूज बहुत वायरल हो गई। अब इस न्यूज के वायरल होने का असर ये पड़ा कि अगले दिन वो 40 में से 20 बच्चे वापस आ गए और कुछ दिनों के बाद और जितनी भी अटेंडेंस थी वो नॉर्मल हो गई। ये मामला यहीं खत्म हो गया। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है, ये जरा समझने की जरूरत है कि अगर समाज में कोई भी बदलाव लाना है ना, तो सिर्फ एक छोटी सी पहल करने की जरूरत है, जो यहाँ पंकज कुमार जी ने करी। अब इसी से ही मतलब आप समझ लीजिए कि ये उस वक्त की इतनी बड़ी खबर थी और उनके इस कदम को इतना सराहा गया था कि UPSC में उसी साल ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। बस यहाँ पे क्योंकि सबको पता था IAS ऑफिसर ने क्या किया है, तो उन्होंने IAS की जगह आपको, IAS एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपको बना दिया सरपंच, कि आप सरपंच हैं और तब आपके गांव में ये चीज हो रही है। उसी से रिलेटेड हमारा ये सेकंड केस स्टडी है। चलिए, तो आप एक पंचायत के सरपंच हैं
और आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, जहां पे मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है। जो हेडमास्टर है उन्होंने भोजन तैयार करने के लिए एक नया रसोइया नियुक्त किया है जो कि दलित समुदाय से है। तो ऐसा करने से उच्च जातियों से संबंधित लगभग आधे बच्चों को उनके माता पिता द्वारा भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। परिणाम स्वरूप स्कूलों में उपस्थिति तेजी से गिरती है और इसके परिणाम स्वरूप अटेंडेंस कम हो जाती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मध्याह्न भोजन योजना को बंद करने और उसके बाद शिक्षण कर्मचारियों को हटाने और बाद में स्कूल बंद करने की भी संभावना हो सकती है। मतलब अटेंडेंस इतनी कम हो गई है कि स्कूल को बंद करने की नौबत आ गई है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो ये संघर्ष है, इसको दूर करने और सही माहौल बनाने के लिए क्या क्या व्यवहारिक रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, उन पर चर्चा कर रही हैं। और दूसरा कि ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हमें एक सकारात्मक माहौल की जरूरत है और ऐसा करने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों और एजेंसियों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है फिजिएबल स्ट्रैटेजीज। तो दो तीन चीजें तो हमने देख ली कि आपको भी एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप दिखानी चाहिए। ठीक है, आप आईएएस और अपने बीडीओस और बाकी सबको लेके नहीं जा सकते, पर आप सरपंच हैं, आप अपने जो सोशल प्रेस्टीज है, आपका जो सामाजिक प्रभाव है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ही गांव के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, और ऐसे आपके गांव में कुछ प्रतिष्ठित लोग तो जरूर होंगे जो कि जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ होंगे, आप उन्हें गांव में लेकर जा सकते हैं और महिला के हाथ का स्वयं भोजन खाकर आप एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और जैसा वहां के ग्राम सभा ने क्या कहा था, वहां की ग्राम सभा ने, जो मैंने पंकज कुमार वाला केस बताया, कि जो ऐसा करेगा, मतलब जो खाना खाएगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आप ऐसा रिजर्वेशन अपनी ग्राम सभा को कहिए कि पास करे कि जो आपके गांव में छुआछूत या जातिवाद को प्रैक्टिस करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इस तो यू कैन लीड बाय एन एग्जाम्पल, आप एक अच्छे नेतृत्व को दर्शा सकते हैं। दूसरा जरूरी है सामुदायिक संवाद। गांव में एक समावेशक माहौल बनाने की आवश्यकता है, जरूरत है, यानी एक इंक्लूसिव माहौल होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप कम्युनिटी इंगेजमेंट करें, आप पेरेंट्स से बात करें, टीचर्स से बात करें, और जो गांव के ग्रुप है उनसे बात करें, ताकि गांव के अंदर एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी डेवलप करी जा सके। इसके अलावा जागरूकता के लिए आप जागरूकता अभियान चला सकते हैं और संवेदनशीलता वगैरह बढ़ाने के लिए एसएमसी, स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका गठन किया जा सकता है, जिसके तहत आप टीचर्स और पेरेंट्स, अभिभावक दोनों को मिला के एक साझी यूनिट बना सकते हैं, जिसका काम होगा कि इस तरीके की कोई भी समस्या भविष्य में ना हो, और वो ये भी देखेगी कि एमडीएम के तहत सभी दिशा निर्देश, उन्हें सही तरीके से सभी दिशा निर्देशों की सही तरीके से अनुपालना करी गई है, ये सुनिश्चित करना। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसको थोड़ा ब्रीफली मैं आपको साइड में लिख देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। डिस्कस वैसे हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले कि आप एक अच्छे और एग्जाम्पलरी नेतृत्व या का उदाहरण पेश कर सकते हैं। उसमें क्या क्या करना है हमने डिस्कस कर लिया है कि आप वहां जा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, ताकि लोगों का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ये बैरियर टूटे। इसके अलावा
आप लोगों में संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन, ठीक है, संवेदनशीलता और जागरूकता ये लाने की जरूरत है, जिसके लिए आपको अपने सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको आप MDM एम्बेसडर, कहते हैं ना कि सबसे पहला बदलाव बच्चों से ही शुरू होता है, वो बना सकते हैं। ऐसे बच्चे जो पहल करे समता लाने के लिए, समानता लाने के लिए, जो समावेश को समझे, उन बच्चों को पुरस्कृत किया जा सकता है और उनसे अप्रोच की जा सकती है कि वो अपने परिवारों में बदलाव की पहल लेकर आए। ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं, बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत है कि आप एक, जो हमने करा था ना SMC, स्कूल प्रबंधन समिति, उसका गठन कर सकते हैं, ताकि ये देखा जाए कि मिड डे मील स्कीम के तहत सब कुछ सही से किया जा रहा है। और मैंने क्या बताया था, चौथा आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया जा सकता है कि आप एक ऐसा रिजोल्यूशन पास करें कि आपके गांव में जो ऐसी प्रैक्टिसेस करता है उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एक तो कार्रवाई करी जाएगी, कार्रवाई या स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, या इसको हिंदी में बोलेंगे सख्त क्रियान्वयन, ये इंश्योर होगा और ऐसे व्यक्ति को बहिष्कृत किया जाएगा। वैसे एक बात है, ये जो बहिष्कृत करने वाली चीज है ना, कि शायद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बहुत मैटर करती थी। अब एक तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि कोई भी पंचायत इस तरीके से कि हम पानी नहीं देंगे, हुक्का पानी नहीं देंगे, और ये इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दे सकती। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, पर आप यहाँ बोल सकते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि आप अपने सामाजिक, ये आप अनौपचारिक रूप से कर रहे हो, फॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हो। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब कोई इसे मानता भी नहीं है। अब मतलब नहीं इतनी वैल्यू रह गई है कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जो सोसाइटी है उसमें बहुत तेजी से मोबिलाइजेशन हो रहा है, लोगों की मूवमेंट बहुत बढ़ रही है। हाँ, ये एक समस्या है कि भारत में जातिवाद अभी भी बहुत बहुत गहरी जड़ें जमाया हुआ है, पीढ़ियां लग जाएंगी इससे, मतलब कहते हैं ना कि जहर को हमारे देश से निकलने से। अब नेक्स्ट पार्ट था इसमें कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, है ना, उनका क्या हो सकता है। अब देखो, पहले तो स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं, हितधारक कौन कौन हो सकते हैं। एक तो परिवार, फैमिली, या पेरेंट्स, हम बोल सकते हैं अभिभावक। दूसरे कौन हो सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तीसरी हमारी गवर्नमेंट, और चौथा हमारे समुदाय, हमारा समाज। फिलहाल तो हम ये, और पांचवा मीडिया ले लीजिए। तो एक पॉइंट इन सब में कॉमन रहेगा, और वो है इन सब के अंदर जो आप डाल सकते हो कि सबको एक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इन्वायरमेंट देना, यानी कि समावेशी व समतावादी वातावरण। तो परिवार को, अभिभावकों को चाहिए कि वो घर में एक समावेशी और समतावादी माहौल अपने बच्चों को दे,
उन्हें आर्टिकल 17 के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि समाज में सभी लोग समान हैं और सबके पास प्रतिष्ठा से जीवन जीने का अधिकार है। और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 21A के तहत अगर कभी भी इनके, चाहे जो भी इनकी मान्यता रहे, तो ये अपने बच्चों से शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, नहीं छीने। दूसरा, इनका ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये क्या है, नागरिक हैं। अच्छा, ये सिर्फ केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, सारे इंस्टीट्यूट कि लोगों में आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी के तहत साइंटिफिक टेम्पर, समाज में एक साइंटिफिक टेम्पर की, तर्क शक्ति की, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका विकास हो, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। दूसरा, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं कि एक तो हमारी जो एजुकेशन है उसके करिकुलर में जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस या करिकुलर, तो उसके करिकुलर में जो इस तरीके के मुद्दे हैं, कास्टिज्म, इसके अलावा छुआछूत, इन मुद्दों पर बात होना बड़ा जरूरी है। इन मुद्दों पर लोगों को जागरूक, बच्चों को खासकर जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी भावी पीढ़ी है। और यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी एक समतावेशवादी और समावेशी वातावरण या माहौल वो बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का स्कूल में कोई भी भेदभाव ना हो। स्कूल को ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। सरकार का क्या काम आता है कि उसे ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए, ताकि लोगों में जड़ से, अंदर से, मूल से ये समस्या का समाधान हो सके और उनके अंदर से ये चीज आ सके कि ये प्रैक्टिसेस ऐसा किसी के भी खिलाफ करना, ठीक है, उनके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार का हनन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सरकार क्या कर सकती है कि जो लॉस हैं इन चीजों के खिलाफ, उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करे और एज अ सोसाइटी वही समावेशी या इंक्लूसिव सोसाइटी हमारा बनाना फर्ज है। और मीडिया का काम है कि लोगों को ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूक करें, लोगों को बांटे नहीं, उन्हें आपस में जोड़ने का काम करें। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं। चलिए अब इसके हम पीडीएफ में देख लेते हैं क्या गिवन है हमारे। तो सबसे पहले व्यवहारिक रणनीति कौन सी है? संवेदीकरण और जागरूकता, समावेशिता, समानता के महत्व और भेदभाव के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। सामुदायिक जुड़ाव, जाति आधारित भेदभाव के बारे में चिंताओं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जरूरी है कम्युनिटी डायलॉग और चर्चा। ठीक है, कम्युनिटी डायलॉग एंड डिस्कशंस होनी चाहिए। और जो ये भी चर्चा है ना, ये ओपन हो और डिग्निफाइड हो, सम्मानजनक हो। ऐसा ना हो कि मतलब वही है कि इसमें भी किसी एक विशेष समुदाय का अपमान हो जाए। सबकी भावनाओं का सम्मान करना है। अभिभावकों की भागीदारी, तो उसके लिए एक स्कूल प्रबंधन समिति या अभिभावक शिक्षक संघ बनाए जा सकते हैं और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देन लॉजिकल कम्युनिकेशन, माता पिता के साथ प्रभावी लॉजिकल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? कानून और नीतियां बनाए जिससे समानता, समावेशिता और गैर भेदभाव को बढ़ावा मिले। शैक्षणिक संस्थान ये क्या कर सकते हैं कि
विविधता, समावेश और सामाजिक संघर्षों को संभालने पर स्टाफ सदस्यों को, अपने स्टाफ को, हाँ ये पॉइंट हमारा रह गया था, ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और स्कूल में एक पॉजिटिव कल्चर वो बनाया जा सकता है जिसके लिए पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए। एनजीओस क्या कर सकती हैं कि जो समुदाय हाशिए पे है उनको सहायता प्रदान करें और उनके विकास की दिशा में काम करें। और जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग को समावेशी प्रथाओं की सफलता की कहानियों और सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे आज की सेकंड केस स्टडी। अब आते हैं हमारी थर्ड केस स्टडी पर। और बात करते हैं हमारी थर्ड केस स्टडी की। चलिए, तो एक प्रमुख दवा कंपनी की प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक को यह पता चलता है कि जो कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली पशु चिकित्सा दवा है वो वर्तमान में लाइलाज लीवर की बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। और ये बीमारी कहाँ प्रचलित है? जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो एक कंपनी वो एक वेटरनरी ड्रग, पशु चिकित्सक दवा बना रही है। अब एक वैज्ञानिक को पता चलता है कि अगर इस दवा में कुछ बदलाव करे जाए तो एक ऐसी दवा बन सकती है जो गरीबों में होती है, ट्राइबल लिखा हुआ ना, जनजातियों में होती है, और ये बीमारी लाइलाज है। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनुसंधान और विकास करना पड़ेगा, और इसमें 50 करोड़ रुपए तक की लागत लगेगी। तो अब आपको लगता है कि कंपनी अगर ये 50 करोड़ लगा देती है तो कोई तरीका नहीं है कि कंपनी किसी तरीके से इस कॉस्ट की भरपाई कर पाए, क्योंकि ये बीमारी केवल गरीबों को होती है, गरीबी वाले क्षेत्रों में मतलब व्यापक है, और अदरवाइज इसका कोई मार्केट नहीं है, अदरवाइज इसका बाजार बहुत कम है। तो यदि अगर आप सीईओ हैं तो उन विभिन्न कार्रवाइयों की पहचान करें जिन्हें आप कर सकते थे, और प्रत्येक कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करें। तो मतलब कि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी जिसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, एक फार्मा कंपनी, वहां पे एक ऐसी मेडिसिन जो ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है उसमें से एक ऐसा वेरिएंट बनाया जा सकता है, एक ऐसी दवाई बनाई जा सकती है जो दवा से कोई जो गरीब लोग हैं उन्हें जो लाइलाज बीमारी है उसका इलाज कराया जाए। ठीक है, तो यानी कि भला किसका होगा? गरीबों का। लेकिन क्या जो उसकी कॉस्ट आने वाली है वो कंपनी रिकवर कर पाएगी? तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखनी चाहिए, एक तो ड्रग एथिक्स, दूसरा हमारे सामने जो मुद्दा है मेन, कि एक तरफ तो लाभ है, दूसरी तरफ गरीबों का कल्याण है। क्योंकि अगर ये दवा उन्हें मिल जाती है तो वो इस बीमारी से बच सकेंगे, लेकिन अगर ये दवा सिर्फ गरीबों के लिए बना दी जाती है तो क्या कंपनी को किसी प्रकार का कोई लाभ होगा? क्योंकि वो तो अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएगी। आपके पास अभी जो साइंटिस्ट है वो पहुंचता है, आप कंपनी के सीईओ हैं, आपका कंपनी के सीईओ होने के नाते क्या क्या आपका कर्तव्य है, न्यासी कर्तव्य, कि आप कंपनी के स्टेक होल्डर्स और कंपनी के जो लोग हैं उनके हितों के बारे में सोचेंगे। आपके लिए कंपनी का हित, कंपनी का बेनिफिट सबसे ऊपर होगा। पर आप एक इंसान भी हैं और आप ये भी जानते हैं कि मानवीय करुणा, कंपैशन, एम्पैथी, ये भी अपने आप में बड़े भारी मूल्य हैं, इनका भी बहुत महत्व है। तो अब एक सीईओ होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरे, आप लोग पॉज करके ये बताइएगा कि यहाँ पे नैतिक द्वंद क्या है, कौन सी नैतिक दुविधा है?
तो जो यहाँ पे हमें नैतिक दुविधा देखने को मिलती है वो है प्रॉफिट वर्सेस राइट टू लाइफ, यानी कि हितधारकों, शेयर होल्डर्स के लिए लाभ, या फिर हाशिए पे जो है, हाशिए पे जो समुदाय है या जैसे यहाँ पे जनजातियां है उनको जीवन का अधिकार। अब इसमें पूछा है कि आप सबसे पहले तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो सीईओ होने के नाते मैं अपने न्यासी कर्तव्य के साथ समझौता किए बिना अपने मानवीय कर्तव्य जो लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति तथा संवेदनशीलता बनाए रखने की बात कहते हैं उनकी अनुपालना करूंगा। और मतलब ऐसा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, उनकी अनुपालना करूंगा और एक संतुलन दोनों के बीच में बनाए रखने की कोशिश करूंगा, प्रॉफिट और राइट टू लाइफ के बीच में जो गरीब लोगों का है। और इसके तहत क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले आप कह सकते हैं मैं डिफरेंशियल प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी कि विभेदक मूल्य निर्धारण। अब ये क्या होता है, देखो ये जो चीजें है ना, ये जो प्रॉब्लम है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के आगे बहुत बार आती हैं। और हमारे पास जो दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो है एक तो सिप्ला मॉडल और एक है गिलाडियो मॉडल। ठीक है, अब वैसे तो एक कोट भी है मुझे ध्यान आ रहा है, पर मैं क्योंकि सीईओ का नाम भूल रही हूँ तो मैं वो आपको बताने से बच रही हूँ। तो जो सिप्ला के सीईओ थे उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन बनाई थी जो मतलब जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, पर वो उस बीमारी के लिए थी जो अफ्रीका में, आप लोगों ने सुना होगा एनटीडी, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जो वहां का मतलब एरिया है ट्रॉपिकल वाला, वेस्टर्न ये माइक्रोनेशिया और इस तरीके का जो सहारा से थोड़ा नीचे कुछ कंट्री, गुइना और ये वाली कंट्रीज हैं, उनमें ये बीमारी फैलती थी। तो अब जब उन्हें बोला गया कि आप इतने पैसे लगा रहे हो, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लग रहा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वो गरीब देश है, उनके पास नहीं है, ऐसा वहां लोगों के पास नहीं है। तो शिप्ला के सीईओ की स्टेटमेंट थी कि जब लोगों के हितों की बात आती है तो प्रॉफिट पीछे छूट जाता है। और इसलिए एक शिप्ला ने अपनी जो मतलब ब्रांडिंग जो थी उसके बाद एक गुडविल ब्रांडिंग इन्होंने करी थी कि एक मतलब सद्भावना पूर्वक ये कंपनी है, इस तरीके से एक ब्रांड के रूप में शिप्ला उभर के आई थी। तो ये मैं नाम आपको कल देखकर बताती हूँ मुझे शिप्ला के सीईओ का। वैसे ये आपको कोट नहीं करना है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। तो सबसे पहले है विभेदक मूल्य निर्धारण, यानी कि डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर पुअर। तो ये शिप्ला का मॉडल था एक्चुअली। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सारी चीजें करी, और इसके अलावा बाद जो डेवलपिंग नेशंस थे ना, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश थे या जो पुअर कंट्रीज थे, उनमें गवर्नमेंट को और एनजीओस को इन दवाइयों को नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि ना लाभ और ना हानि पर बेच दिया था। और वही क्योंकि थोड़ी बहुत तो ये बीमारी का स्प्रेड डेवलप्ड कंट्रीज में भी था, डेवलप्ड कंट्रीज में इन मेडिसिन पे चार्ज इनको और महंगा कर दिया और इन पे चार्ज और बढ़ा दिया। इन पे चार्ज कुछ मतलब 1% वगैरह कुछ ऐसा बढ़ाया था ताकि यहाँ पे इस पैसे को जो यहाँ पे लग रहा है उसे कंप्लीट किया जा सके, उस साइकिल को, मतलब उसको एक तरीके से ना वो होता कंपनसेट किया जा सके, माफ कीजिएगा कंप्लीट नहीं, कंपनसेट किया जा सके। और जब ये बीमारी मतलब यहाँ से निग्लेक्टेड जो ये थे ट्रॉपिकल कंट्रीज थे, इन कंट्रीज से निकल के और दुनिया भर में फैली, तो यहाँ इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर अच्छा खासा चार्ज लिया, मतलब उच्च मूल्यों पर ये दवा को बेचा
ताकि इसकी भरपाई हो सके और कंपनी को कोई नुकसान भी ना उठाना पड़े। तो यहां पे भी आप सीईओ हैं तो आप ऐसा मॉडल अपना सकते हैं कि जो आपकी सरकार है उसे या एनजीओ को बिल्कुल जितनी कॉस्ट है उस पे ये मेडिसिन दे दे, और अगर कोई बाहर की कंट्रीज में इसको, मतलब गरीब तो हर जगह ही होते हैं, वहां पे अगर आपको ये दवाई को सप्लाई करना है और डेवलप्ड वो नेशन है तो उनको आप ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग मॉडल ये था। अब इसके प्रॉफिट, मतलब इसके सॉरी प्रॉफिट नहीं, मेरिट, गुण और दोष क्या हो सकते हैं? अब इसके गुण और दोष क्या हो सकते हैं? देखो, गुण तो यही है कि इससे जो ट्राइबल हैं, जनजातीय लोग हैं, जो बीमारे बेचारे इस लाइलाज बीमारी से मर रहे हैं, उनका जीवन बचेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि शिप्ला ही की तरह ही आपकी भी ब्रांडिंग होगी लॉन्ग टर्म में एज ए गुडविल ब्रांड, और आपकी रेपुटेशन, जो कंपनी की रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, खासकर मार्केट्स में रेपुटेशन। अगर आपकी अच्छी कंपनी है और आपकी एक गुडविल ब्रांडिंग हो जाती है तो उससे कंपनी को अच्छे शेयर होल्डर्स मिलते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स मिलते हैं, अच्छे कस्टमर मिलते हैं, तो कंपनी को लॉन्ग रन में इससे फायदा ही होगा। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि आप ऐसा करके गांधी जी के जो अंत्योदय है, ये आप डाल सकते हैं ना चीजें, अब तो आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई होंगी, अंत्योदय उसकी अनुपालना कर रहे हैं। अब दोष क्या हो सकता है? तस्करी। जिन मार्केट्स में आपने सस्ते दामों में दवाई बेची है, वहां से वो ट्रैफिक होके निकल के उन मार्केट्स में पहुंच जाए जहां पे ये दवाई महंगे दामों में बिकती है, तो जिसके लिए आपने ये सब किया उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, और एक तरीके से ड्रग स्मगलिंग वो हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पता चले कि जो आपके हितधारक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो आप पर अपने नियासी कर्तव्य के उल्लंघन का केस कर दे। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये बीमारियां जनजातियों में प्रचलित है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी इतनी डिमांड ही ना हो, तो आपकी कॉस्ट रिकवर ना हो। कॉस्ट रिकवर नहीं होगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा डूब जाएगा। तो इस वजह से जरूरी है कि आप एक बैलेंस बना के रखें और जो भी फैसला ले सोच समझ के ले। दूसरा, इसी से ही मिलता जुलता जो एक और मॉडल हो सकता है, वो सेम ही है जो आप और यूज कर सकते हो, वो है आपका गिलियड मॉडल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ फर्क था गिलियड मॉडल में। आपको दोनों में से जो भी ठीक लगे, या आपका कोई और ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें ये है कि आप कोई फार्मा कंपनी है, उसे गरीबों के लिए दवाई बनानी चाहिए, या मतलब अपने कॉस्ट को देखना चाहिए, R&D का, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है एज यूजुअल जो कि मतलब इतना बहुत ही हॉट टॉपिक है जो चलती रहती है। तो गिलियड मॉडल में सिर्फ एक चीज अलग करी गई थी, एक चीज तो सेम थी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, विकसित और विकासशील। मुझे लगता है इतनी इंग्लिश तो आ रही होगी सबको, विकसित और विकासशील। तो विकसित और विकासशील देश दोनों में प्राइसिंग तो ऐसे ही शिप्ला की तरह इन्होंने अलग रखी थी, लेकिन जहां शिप्ला ने क्या किया था कि एनजीओ को, गवर्नमेंट को नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कम दाम में मेडिसिन बेच दी थी, इन्होंने परमिशन दे दी थी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो हेपेटाइटिस C को लेके ये जो पूरा है ये चीज हुई थी कि इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को ये फॉर्मूला बता दिया था, और वहां की जो जेनेरिक, जैसे स्पेसिफिकली इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन बनाई जाती है ना, कौन सा सॉल्ट क्या फॉर्मूला है, वो इन्होंने इनको सेल कर दिया था, और सेल करने के बाद इन्हें परमिशन दे दी थी कि वो इस ड्रग को बना सकते हैं, और ड्रग को बनाकर
वो अपनी कंट्री में सस्ते दामों पे बेच सकते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी आपको R&D करनी नहीं है, R&D कर रखी है, फॉर्मूला बनाया हुआ है, फॉर्मूला इन लोगों ने दे दिया था, बस ये एक इसमें डिफरेंस था। तो आप इसको दूसरा भी करके लिख सकते हो, और इसका आप इन दोनों में से भी कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मतलब दो चीजें हुई थी कि जो डेवलप्ड देश थे, ठीक है, विकसित देशों में तो हाई प्राइसिंग कर दी गई, सेम उच्च मूल्य निर्धारण कर दिया गया, वहीं जो गरीब देश है वहां पे जेनेरिक लाइसेंसिंग, ये चीजें कर दी गई थी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या किया जा सकता है? इसके अलावा तीसरा आपके पास जो विकल्प है वो है सरकार से सहायता लेना। अब सरकार से सहायता ले लीजिए, किस तरीके से? आप उन्हें कह दीजिए कि ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर देते हैं, और 60% जो ट्रायल होती है, ड्रग को कोई भी ट्रायल तो देना पड़ता है, उसका मतलब फायदा हुआ है या नहीं, उसकी 60% कॉस्ट आप बेयर कर लीजिए, ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट है ना वो कम आए और कंपनी पर इसका दबाव ना पड़े। अब इससे इसके भी क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं? देखो, वो दोनों के तो सेम थे। इसका फायदा ये है कि वही कंपनी की गुडविल एम्बेसडर दिखाती है, अंत्योदय का प्रिंसिपल दिखाती है, और नेगेटिव ये है कि सरकार या गवर्नमेंट जहां पे आ गई तो वहां पे एक तो करप्शन, उसके बाद समय, और उसके बाद बची खची रह गई लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, इसकी वजह से डिले हो सकता है। चौथा, आप क्या कर सकते हो? आप सहयोग कर सकते हो, कोलैबोरेशन प्लस साझेदारी, पार्टनरशिप। किनके साथ? आपको पता है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलरेडी ऐसे ड्रग्स और मेडिसिन और इनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती हैं, उनके पास प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लैब भी है, और ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा मतलब इस तरीके की रिसर्च करते रहे, साइंटिस्ट वगैरह जो हैं, रिसर्चर्स हैं, वो वहां पे काम करते हैं। आप लोगों ने हार्वर्ड वगैरह और इन सब के बारे में जरूर सुना होगा, IISc बेंगलोर के बारे में। तो आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और कोलैबोरेशन करके कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ अप्रोच आप अपना सकते हैं। और पांचवा जो हो सकता है कि आप किसी बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेस से, क्योंकि ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड करते हैं, तो किसी बाहरी स्रोत से आप रिसर्च के लिए अनुदान या ग्रांट मांग सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या है। पहले तो अनुसंधान अनुदान, बेसिकली रिसर्च ग्रांट, ठीक है, वो आप सरकार से भी ले सकते हैं, और गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनसे भी ले सकते हैं। कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटीज के साथ या रिसर्च सेंटर्स के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ जो ऐसे ऐसे कामों में करती हैं। गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव वही है कि NPOs जो होते हैं उनसे हेल्प लेना। ये हम लोगों ने पक्ष विपक्ष की चीजें देख ली। चलिए अब आते हैं हमारी आज की चौथी केस स्टडी पर। उससे पहले एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं हमारी आज की 5वीं केस स्टडी के साथ। सॉरी, चौथी केस स्टडी आप लोगों की चलेगी। चौथी केस स्टडी से शुरू करते हैं। एक आपदा प्रवण राज्य है, मतलब एक ऐसा राज्य है जहां पे डिजास्टर आती रहती है और इसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई समस्या होती रहती है। तो अब यहाँ पे फिर से आपदा आई है जिससे भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। सड़क, पुल और बिजली पैदा करने वाली यूनिट्स जो है उनको नुकसान पहुंचा है। तो बेसिकली कनेक्टिविटी जो है उसमें प्रॉब्लम आई है। अब इसके कारण 1 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री, पर्यटक और अन्य स्थानीय लोग विभिन्न मार्गों और स्थानों पर फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों में वरिष्ठ नागरिक, अस्पतालों में मरीज, महिलाएं, बच्चे, पदयात्री, पर्यटक, सत्ताधारी दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष, उनके परिवार, पड़ोसी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जेल में कैदी शामिल हैं। अब आप अगर एक सिविल सर्वेंट हैं तो इनको बचाने का आपका क्रम क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसका औचित्य सिद्ध करें। तो हम यहीं पर ही इसको डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसे निकालेंगे? अस्पतालों में जो मरीज हैं उसे। उसके बाद हम किसे निकालेंगे? महिला और बच्चे और वरिष्ठ नागरिक। इसके बाद किसे निकाला जाना चाहिए? इसके बाद निकाला जाना चाहिए पदयात्री और पर्यटक। इसके बाद निकाला जाना चाहिए जेल में जो कैदी हैं उनको। इसके बाद निकाला जाना चाहिए सत्ताधारी दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनका परिवार तथा पड़ोसी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव। ठीक है, तो ये आपका क्रम होना चाहिए। अब सबसे पहले यहीं पर ही कर लेते हैं इसे कि अस्पतालों में मरीज को क्यों निकालना चाहिए, पेशेंट को। तो उसके लिए आप मेडिकल ट्रायज सिद्धांत की बात कर सकते हो। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है? ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो पेशेंट होते हैं, कभी भी ऐसी समस्या, जो कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें जो मरीज हैं उन्हें सबसे ज्यादा खतरा रहता है, उन्हें डेथ का, मृत्यु का सबसे ज्यादा अधिक जोखिम है, क्योंकि वो एडमिट हैं, तो यानी किसी ना किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए या टाइम पे दवाई ना मिले तो उनकी मौत हो सकती है और एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो सबसे पहले अस्पतालों की। दूसरा हमने किसकी बात करी थी? जो बूढ़े हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं और जो बच्चे। अब उसके लिए हम बात कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी प्रिंसिपल और सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क से आप औचित्य सिद्ध कर सकते हैं। और वल्नरेबिलिटी प्रिंसिपल को बोलते हैं सुभेद्यता सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलते हैं? ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो शारीरिक या फिजिकल तौर पर जो वीक हैं, जिनमें बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं और महिलाएं आती हैं, उनको आपको सबसे पहले हेल्प या सहायता देनी चाहिए। और संडाई फ्रेमवर्क भी ये बोलता है कि अगर कहीं पर आपदा आती है तो सबसे पहले बच्चे, बूढ़े और जो ओल्ड एज, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए, यानी जो फिजिकल रूप से वीक है इनकी सहायता करनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पे हमने किसे रखा था? हमने रखा था पदयात्री और पर्यटकों को। और उसका कारण क्या है कि ये जो लोग हैं इनका यहाँ पे कोई भी लोकल या स्थानीय सपोर्ट सिस्टम नहीं है, स्थानीय किसी भी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये यहाँ के टेरेन से, ये जो यहाँ की मतलब ये जो जगह है
इससे अनभिज्ञ हैं, इन्हें पता नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, इनका कोई लोकल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उसके बाद अगर ये कहीं फंस भी गए हैं तो कैसे निकलना है, उससे ये लोग अनभिज्ञ हैं, इसलिए इन्हें मदद की ज्यादा आवश्यकता है। और इसके अलावा इसके बाद चौथा हमने किया था जेल में कैदी। अब देखिए हमने इन्हें लास्ट में क्यों रखा है और जेल में कैदी को पहले क्यों रखा है, उसका कारण ये है कि जो जेल के कैदी हैं वो जेल की सुरक्षा में या जेल की कस्टडी में है, तो इनकी जान माल की रक्षा करना ये राज्य की माफ कीजिएगा, जेल नहीं, राज्य की कस्टडी में है, तो इनकी जान माल की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। और जैसा कि टाइम टाइम पे ह्यूमन राइट कमीशन और कोर्ट ने भी माना है कि जो जेल में कैदी हैं उनके पास भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी जान है, उसकी भी कीमत है। हम आखिर में सत्ताधारी दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार और उसके साथ ही दूसरे राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निकालेंगे। हालांकि जान माल इनकी भी है, पर लेकिन पहली बात तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ और व्हीकल, ऐसा हम मान सकते हैं, दोनों होगा। इनका स्टाफ ट्रेंड होगा, जो अगर कोई भी बहुत इमरजेंसी आए तो इनकी हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सेकंड एआरसी की। सेकंड एआरसी जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये इसका कारण हो सकता है, तो इसलिए हम इन्हें वरीयता में सबसे लास्ट में रखेंगे। सिंपल केस स्टडी थी, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए आते हैं हमारी आज की पांचवी केस स्टडी के पास। पांचवी केस स्टडी की बात कर लेते हैं। चलिए, आप एक विशेष विभाग में जिला प्रशासन के प्रमुख हैं और आपके वरिष्ठ, आपके सीनियर आपको फोन करके बताते हैं कि रामपुर गांव के एक प्लॉट पर स्कूल के लिए इमारत बनाई जानी है और उसके लिए एक यात्रा, माने उस पे एक इंस्पेक्शन होना है। और उनके साथ साथ कौन कौन आएंगे? चीफ इंजीनियर और सीनियर आर्किटेक्ट, मुख्य अभियंता और वरिष्ठ वास्तुकार। तो वो चाहते हैं कि आप इससे संबंधित जितने भी कागजात हैं उनको वेरीफाई कर ले, उनकी जांच कर ले और सुनिश्चित करें कि जो यात्रा है वो ठीक से हो जाए। बेसिक उनको कमांड दी गई है कि सारे पेपर्स वगैरह तैयार कर लेना, हम लोग आएंगे, जगह को देखेंगे, इसका इंस्पेक्शन करेंगे, तो सारे कागज वगैरह आप तैयार करके रख लेना ताकि फिर एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस फाइल का परीक्षण करते हैं, और जो ये फाइल है, यहाँ पे जो बात कही गई है, ये फाइल आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले की है। ठीक है, आपने जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है उससे पहले की ये फाइल है, तो आप इसलिए जब इसका निरीक्षण करते हैं तो यहाँ एक चीज हम मान सकते हैं कि इस फाइल को क्लियर करा होगा आपसे पहले जो पूर्व अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा, पहली चीज, क्योंकि इसमें थोड़े हितधारक हमें देखने हैं इसलिए मैं यहाँ पे ये चीजें बता रही हूं। भूमि स्थानीय पंचायत के लिए मामूली लागत पर अधिग्रहित की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली जो मतलब लोकल पंचायत है उससे बहुत ही नॉमिनल रेट पे कम दामों में ये जमीन ली गई थी। तो दूसरा स्टेक होल्डर है पंचायत। पंचायत है तो इसके कोई सरपंच भी होंगे, तो पंचायत और सरपंच ये दूसरी स्टेक होल्डर। जब आप इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हो तो आप देखते हो कि 3 में से केवल 2 ही क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। आपको ये पता चलता है कि जो वास्तुकार या जो आर्किटेक्ट है उसने इसे सर्टिफाई नहीं किया है, माने किसी तरीके का क्लियरेंस नहीं दिया है, लेकिन
फिर भी इस प्रोजेक्ट को पास मान लिया गया है। तो आप सोचते हैं कि क्यों ना खुद रामपुर जाके देखा जाए कि क्या मामला है। जब आप रामपुर जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो ये प्लॉट है जिसमें स्कूल बनना है वो ठाकुरगढ़ किले का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा वो वास्तुकार और चौथा ठाकुरगढ़ किला हितधारक हम देख रहे हैं का एक हिस्सा है और दीवारें बुर्ज आदि इसके आर पार फैले हुए हैं। इसलिए यहाँ स्कूल बच्चों के लिए गंभीर असुविधा का कारण बनेगा। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज ये है कि ये गांव से काफी दूर है। तीसरी चीज, किले के मौजूदा प्लॉट पर विकास शुल्क बहुत अधिक होंगे। और पांचवी चीज, विरासत स्थल के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो यानी कि ये चार आपको यहां समस्याएं दिख रही हैं। और इसके अलावा जो लैंड एक्वायर किया गया है तो आपको पता चलता है कि जो सरपंच उस टाइम पे थे वो आपके जो पिछले मतलब पूर्ववर्ती अधिकारी रहे हैं, आपसे पहले जो अधिकारी थे उनके रिश्तेदार थे। तो इससे आपको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ वो महसूस होते हैं। यानी एक तरीके का भ्रष्टाचार या करप्शन जैसा प्राइमा फेसी आपको नजर आ रहा है। तो यहां ये पूछा गया है संबंधित पक्षों के संभावित निहित स्वार्थों की सूची बनाइए। अब पक्ष कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिए। पूर्व सरपंच, पूर्व अधिकारी, ठेकेदार, विरासत स्थल, अन्य अधिकारी जिन्होंने इसको क्लियरेंस दिया है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन है, वो पूर्व वास्तुकार जिसने साइन नहीं करे, हम उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्या निहित स्वार्थ आपको लग रहे हैं? पूर्व सरपंच और पूर्व अधिकारी, ये दोनों ने, पूर्व सरपंच ने क्या किया कि केवल नॉमिनल अमाउंट पे वो जमीन दे दी, ठीक है, तो उसको यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का लालच या लाभ मिला है और वही लालच और लाभ पूर्व अधिकारी और अन्य अधिकारियों को भी दिया गया है। तो किसी प्रकार का वित्तीय लाभ, उनका खुद का स्वार्थ इसमें निहित रहा है और उन्हें भ्रष्टाचार के तहत मतलब कोई ना कोई रिश्वत या कोई ना कोई वित्तीय सहायता नहीं बोलेंगे पर मतलब कहते हैं ना कि उनका ग्रीजिंग द पाम, उनको किसी ना किसी तरीके की वित्तीय लाभ दिया गया है। अब ठेकेदार का क्या हो सकता है? ठेकेदार ने, जिसने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसको क्या फायदा है? ऑलरेडी डेवलपमेंट के इस जगह को डेवलप करके स्कूल बनाने के चार्जेस बहुत ज्यादा है। दैट मीन कि ठेकेदार को बहुत मुनाफा हो जाएगा। जो विरासत स्थल है उसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? विरासत स्थल का तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो उल्टा नुकसान हो रहा है। और यही हम वो वास्तुकार की बात कर रहे हैं, चीफ आर्किटेक्ट, जिन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर अगर स्कूल बनेगा तो जो ठाकुरगढ़ फोर्ट है उसे नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखा, अपने कर्तव्य का निर्वाह उन्होंने सही से किया है। और अन्य अधिकारी, ये वही करप्शन वाली यहाँ पे बात हो सकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर्मेट सरपंच का, कि उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल कुछ दामों में जमीन दे दी। और जो पूर्ववर्ती अधिकारी है उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो इरेगुलरिटीज थी, जो ये समस्याएं थी जो हमने मार्क करी हैं, काफी दूर होना या फिर ज्यादा कॉस्ट आना, इन सबको अनदेखा किया। लोकल कॉन्ट्रैक्टर वो भी खुश क्योंकि ज्यादा चार्ज मिलेंगे, ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। हेरिटेज लैंड, एक भूमि को बहुत ही कहते हैं ना कौड़ियों के दाम पे ले लिया गया है। जो दूसरे अधिकारी है जिन्होंने सर्टिफिकेट क्लियर किया, अब उनके साथ दो चीजें हो सकती हैं कि या तो वो दबाव में आ गए हैं या फिर उनका भी कुछ पर्सनल बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब करते हैं विकल्पों का मूल्यांकन। तो पहला विकल्प क्या है? अब ऐसी परिस्थिति में आपको विकल्पों का मूल्यांकन करना है। एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा आपको इन विकल्पों का मूल्यांकन करके इनके गुणों और दोषों पर चर्चा करनी है।
पहला विकल्प क्या दिया है कि आप वरिष्ठ अधिकारी की यात्रा की प्रतीक्षा कर सकते हैं और उन्हें निर्णय लेने दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लाइन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हायरार्की या पद सोपान का सिद्धांत बोलता है कि आपको उसे फॉलो करना चाहिए, उसकी अनुपालना करनी चाहिए। ठीक है, पद सोपान का सिद्धांत क्या कहता है? हायरार्की प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी काम है उसके लिए आपको हायरार्की को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप अपने सीनियर का इंतजार करते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारी का, और उनके जो भी आगे का उनका मतलब ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं, उसका वेट कर रहे हैं, तो यानी कि आप चेन ऑफ कमांड को रिस्पेक्ट करेंगे। और फिर आप ये भी मान सकते हैं कि भाई जो आपका सीनियर है उसके पास तजुर्बा ज्यादा है, तो वो जो भी निर्णय लेगा वो विवेक और सत्यनिष्ठ पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ निर्णय होगा। इसके अलावा आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई दोष नहीं आएगा, आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। किंतु इसके दोष क्या हैं? सबसे पहले कर्तव्य विमुखता, इट अमाउंट टू डिरेलिक्शन फ्रॉम योर ड्यूटी, कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो। और ये क्या दिखाता है कि आप रिस्क अवर्जन कल्चर, यानी कि जोखिम उठाने की संस्कृति, उसको अनुपालना कर रहे हो। बच बचा के चलना है, कोई काम नहीं करना है और सही डिसीजन नहीं लेना है। तो ये भी दिखाता है कि आप में निर्णय लेने की शक्ति का और साहस का अभाव है। इसके अलावा ये जिम्मेदारी से भागना, और एक तरीके से वो बच्चे जिनके लिए स्कूल बनना है उनके हितों की भी अनदेखी है, और सार्वजनिक धन की बर्बादी दिखाता है। ठीक है। दूसरा, वरिष्ठ से लिखित पे या फोन पर सलाह मांगना। तो अब इससे क्या होगा कि अगर आप रिटर्न में सलाह लेते हो या फोन पर सलाह लेते हो तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। आप जो भी कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, संचार का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। पर दोष क्या होगा कि जो फोन पर अगर जानकारी दी या कोई कमांड दी तो उसको आप औपचारिक रूप से लिख नहीं सकते, उसकी कोई भी मतलब कहते हैं ना कि फॉर्मल रिटर्न उसका नहीं हो सकता। और इसके अलावा पूर्ववर्ती सहयोगियों से परामर्श करना, यानी कि जो आपसे पहले जो स्टाफ रहा या आपसे पहले के जो मतलब बाकी के जो ऑफिसर्स थे, आप उनसे बात करेंगे और आप जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। अब इसका फायदा ये है कि एक तो आपको एक्चुअल में शायद हो सकता है कि पूरी चीजों का बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि वो समझ में आ जाए, लेकिन इसका दोष ये हो सकता है कि अगर वो खुद भी कॉम्प्लिसिट हैं, यानी कि इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो आपको सच क्यों बताएंगे? वो आपको हो सकता है कोई गलत नैरेटिव आपको दे दे और वो उनके निहित स्वार्थों को नाराज कर सकता है। तो पक्षपाती सलाह आपको मिल सकती है। अब चौथा इन्होंने क्या बोला है कि आप वैकल्पिक प्लॉट का पता लगाएं और फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करें। तो ये यहाँ पे सबसे बेस्ट लग रहा है। अब इसका पॉजिटिव क्या है कि ये आपके सही निर्णय लेने की, ये आपके सही निर्णय लेने की शक्ति को, क्षमता को दर्शाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये बच्चों के चाइल्ड वेलफेयर या बच्चों के कल्याण को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने हमारे जो हेरिटेज हैं उनको कंजर्व करना चाहते हैं। वैसे कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज आर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल और फंडामेंटल ड्यूटी में कहां पर है, ये दोनों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो विरासत संरक्षण की रक्षा करता है और अननेसेसरीली कॉस्ट से बचा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अलग ही लैंड पे बना रहे हो तो एक तो कॉस्ट कम होगी, दूसरा ठाकुरगढ़ जो फोर्ट है वो बचा रह जाएगा। तीसरी क्या चीज इससे होगी? तीसरी जो चीज इससे होगी कि जो बच्चों को यहाँ पे आने में असुविधा होगी, तकलीफ हो रही थी, वो असुविधा अब नहीं होगी। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिन लोगों का, उनको तो आप नाराज कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टर नाराज हो जाएंगे, सरपंच जी नाराज हो जाएंगे। अब आप इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? मतलब कि सुझाया गया विकल्प, इसमें क्या पूछा गया है, क्या और आप उचित
औचित्य के साथ कोई अन्य विकल्प सुझा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या विकल्प सुझा सकता हूं, और अगला क्या है, हाँ यही है अपने पास, ठीक है। तो जो हम विकल्प सुझा सकते हैं वो हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं सबसे पहले सभी चीजों को डॉक्यूमेंट करूं, दस्तावेजीकरण करूं, दस्तावेजीकरण करने के बाद मैं कोई और वैकल्पिक भूमि उसकी तलाश करूंगा, और मैं अपने साथ प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि नियोजन जो अथॉरिटी है उसे, और विरासत जो अधिकारी हैं उन्हें, नियोजन अधिकारी और विरासत अधिकारी, इनको इन्वॉल्व करूंगा, और एक नए लैंड पर ये स्कूल बनाने के लिए एक नया जो प्रपोजल है वो बनाऊंगा, नई रिपोर्ट बनाऊंगा और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा करूंगा। चलिए यहाँ क्या है कि विरासत और नियोजन अधिकारी को शामिल करना, ठीक है। तो कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहला तो हम डी और ई विकल्प को संयोजन करेंगे, यानी कि वास्तुकार और विरासत अधिकारियों को बुलाएंगे, मतलब अपने साथ शामिल करेंगे, ताकि एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, स्वतंत्र मूल्यांकन हो सके। फिर वैकल्पिक भूमि की पहचान, यही दो चीजें हमने बात करी कि वैकल्पिक भूमि की पहचान और विरासत अधिकारी को मिलाना, और फिर सीनियर्स को ट्रांसपेरेंटली जो भी कंक्लूजन निकलता है वो रिपोर्ट आप सबमिट कराएंगे। तो ये थी हमारी आज की 5वीं केस स्टडी। अब आते हैं हमारी आज की लास्ट केस स्टडी पे, 6th केस स्टडी पे। आपको हाल ही में एक जिले का जिला विकास अधिकारी बनाया गया है। इसके तुरंत बाद आप ये पाते हैं, मतलब आप जिला विकास अधिकारी डीडीओ के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही हैं आप, के रूप में तैनात हैं, और आपको ये पता चलता है कि आपके जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता का मुद्दा इस केस स्टडी में शामिल है। ये चीज हम लोगों ने पहली लाइन में देख ली। और क्या है आगे देखते हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि लड़कियां पढ़ रही हैं और घर के सेफ इन्वायरमेंट से बाहर निकल रही हैं, तो इससे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्या दर्शाता है, कैसी सोच दर्शाता है, पितृसत्तात्मक सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की शिक्षा के बाद उन नौकरियों के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं, प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जो ट्रेडिशनली केवल लड़कों के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती थी। तो क्या शिक्षा ग्रहण करना लड़कियों का संवैधानिक अधिकार नहीं? एक ये पॉइंट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। जिससे पुरुष आबादी में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उनको बोलो मेहनत करो। युवा पीढ़ी का मानना है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और आजीविका के अन्य साधनों के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। एक तरफ तो पुरानी पीढ़ी है, बेरोजगार, माफ कीजिएगा, बुजुर्ग हैं, वो बेरोजगार ही हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ युवा पीढ़ी है जो ये मानती है कि लड़कियों को समान अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ हमें इंटरजनरेशन कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिल रहा है, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष, ठीक है। तो पूरा इलाका इन दोनों पीढ़ियों में लिंग के आधार पर विभाजित है, तो बहुत माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच में एक बहुत ही गलत घटना हो जाती है, और ये क्या होती है कि कुछ लड़कियों के साथ जब वो लड़कियां स्कूल जा रही थी तो छेड़छाड़ की गई। तो अगर मान लो आगे नीचे क्वेश्चन ये हो कि क्या किया जाए, तो यहाँ से निकाल लो छेड़छाड़ की गई जब वो स्कूल जा रही थी। तो दो चीजों की सुरक्षा करनी जरूरी है। एक तो उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरा जिस व्हीकल से वो जा रही हैं वो व्हीकल भी सेफ हो। तो यानी सीसीटीवी, पुलिस पेट्रोलिंग रास्ते में होनी चाहिए,
दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, कई समूहों के बीच झड़प हो जाती है, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अब बुजुर्गों में फिर से गर्मा गर्म चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देंगे, और ये लोग क्या करते हैं कि ये उन सभी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय लेते हैं जो इस बात को नहीं मानेंगे। क्या किया जा सकता है, सब इनको नोटिस दीजिए, सबसे पहले इनको नोटिस दीजिए, आप डीडीओ हैं और इनको लिखित में दीजिएगा कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल है। सबसे पहले तो इन्हें ही संभालना चाहिए। तो यहाँ पे सामाजिक दबाव डालने की कोशिश करी जा रही है। अब आपको देखना है कि लड़कियों की शिक्षा में बाधा डाले बिना उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दो तीन चीजें करी जा सकती है। एक तो कानून सख्त होने चाहिए, दूसरा सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, तीसरा लड़कियों को खुद अपनी सेफ्टी करनी आनी चाहिए, यानी कि सेल्फ डिफेंस वो उन्हें सिखाना चाहिए। और चौथी जरूरत है कि समाज में जागरूकता आए, लड़कों को भी समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं। तो चार आयाम इसके हो सकते हैं, इस पे हम ये डिस्कस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे केस में हमें क्या क्या मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। एक तरफ तो पितृसत्तात्मक सोच है और दूसरी तरफ हमारा लड़कियों का हमारा संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21A शिक्षा का, और एक हमारी सुरक्षा है और दूसरी तरफ शिक्षा है। और फिर हमें देखने को मिलता है एक इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। तो सबसे पहले सुरक्षा के उपायों को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए मार्ग में सीसीटीवी, पुलिस पेट्रोलिंग, और इसके लिए जैसे पिंक पेट्रोलिंग जैसी जो चीजें होती है, मतलब जो महिला पुलिस है ये घूमती रहती है उनकी वैन, उतना ही काफी है। इनफैक्ट अगर हर थोड़ी सी देर में दूरी पे पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी होना, तो कुछ ना भी कर रहे हैं, वो सिर्फ खड़े हैं, तो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है, तो भी किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरीके की कोई हरकत करने की। इसके अलावा इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करिए। जिन लड़कों ने इस तरीके की बदतमीजी करी है उनके खिलाफ, क्योंकि स्कूल की लड़कियां थी तो मानते हैं कि 18 से कम ही होंगे, तो पॉस्को एक्ट के तहत और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के तहत उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो सकती है। और आप जानते हैं कि जो पॉस्को एक्ट है उसमें अगर आपको सजा होती है तो ये नॉन बेलेबल है। फिर सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं और फ्री बस सेवा ये शुरू की जा सकती है सरकार के द्वारा, ताकि बच्चियां बिना किसी डर के स्कूल जा सके। सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, लड़कियों और उनके परिवारों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों के लिए शिक्षित किया जा सकता है, जिसके लिए वर्कशॉप चलाई जा सकती है, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जा सकती है, और तुरंत रिपोर्ट करने के लिए भी सिस्टम बनाया जा सकता है। अब इसमें या तो आप कोई हेल्पलाइन नंबर, जैसे वैसे 108 और 108 तो एम्बुलेंस के लिए है, तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस तरीके की कोई हो जाए तो उस एक अलग से हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल, एक मतलब जहां पे कंप्लेन रजिस्टर कर दी जा सके, ठीक है, या इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करी जा सके, ऐसा एक पोर्टल बनाया जा सकता है। और जैसा वहां पे हुआ था कि मतलब सामाजिक तौर पर कि बहिष्कार किया जाए और इस तरीके की चीजें, अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो आप उन्हें शोकोज नोटिस नहीं, सॉरी, रिटन नोटिस वो दे सकते हैं। और ये रिटन नोटिस में आप बता सकते हैं कि इस तरीके का बहिष्कार करना इलीगल है। इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे इंश्योर होगा कि जब कम्युनिटी की तरफ से कम्युनिटी के लिए पहल करी जाए। तो जैसे आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे पानीपत से ही शुरू हुआ था, उसके बारे में आपने सुना है। इस तरीके से आप कुछ भी, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, गांव की बेटी सबकी बेटी टाइप कोई अभियान चला सकते हो। जैसे जींद में बीबीपुर गांव से सेल्फी विद डॉटर, इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि लड़कियां बोझ नहीं होती हैं और लड़कियों को भी शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए।
तो लड़कियों को शिक्षित करने के लाभ और पूरे समुदाय पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला जा सकता है। जैसे इसमें हम कल्पना चावला इनकी बात कर सकते हैं, बबीता फोगाट की बात कर सकते हैं, और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। लड़कियों को सुरक्षित परिवहन यानी आने जाने के लिए ट्रस्टेड व्हीकल दिए जा सकते हैं। इसके तहत ये किया जा सकता है कि भाई जो भी ड्राइवर है जो रखे जाएं इन व्हीकल्स के लिए जिनमें लड़कियों का आने जाना, मैंने बताया फ्री बस सेवा या कोई और नॉमिनल रेंट पे, तो उनका अच्छे से पुलिस वेरिफिकेशन हो, एक ये चीज करी जा सकती है। और उनके लिए नामित एस्कॉर्ट्स या रक्षक शामिल हो। एक जो चीज यहाँ पे और करी जा सकती है कि जो बुजुर्ग हैं उनको सुरक्षा से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि पंजाब पुलिस ने वीर पालनहार एक स्कीम वहां पे यूज करी हुई है कि एक गांव के एक बुजुर्ग जो मतलब थोड़े ठीक है, शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी है कि आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये लड़कियां स्कूल से आ रही हैं जा रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सेफ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें यूज किया जा सकता है बच्चों को सिक्योरिटी, बच्चियों को सिक्योरिटी देने के लिए। अब देखो, अंतर पीढ़ीगत सद्भाव के लिए तो जरूरत है कि बुजुर्गों से बात करी जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हालांकि बात करना भी शायद उसका भी समाधान इतनी जल्दी नहीं आ सकता, पर लेकिन ये है कि किसी चीज को अगर आपको मूल से, उसकी रूट से ठीक करना है, थोड़ी उसमें समय, थोड़ी सी मेहनत तो और लगेगी। तो सबसे पहले संवाद और संचार, जरूरत है कि उनके साथ खुला और सम्मानजनक संवाद या कम्युनिकेशन किया जाए और उन्हें बताया जाए कि जेंडर इक्वालिटी का क्या महत्व है, और अगर लड़कियों को शिक्षा मिल जाती है तो लॉन्ग टर्म में सोशो इकोनॉमिक उसका क्या इम्पैक्ट है। सीधी सी बात है, एक सैलरी और दो सैलरी दोनों में बहुत अंतर है। और अगर लड़कियां पढ़ती हैं तो उनको एक्सपोजर मिलता है। आप लड़कियों से शिक्षा का अगर अधिकार ले लेते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने देश की आधी जनता उसको पैरालाइज कर रहे हो, उसको कहते हैं ना कि उसको लकवा मार रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। और इसीलिए उनके स्वयं के विकास के लिए, उनके हमारे देश के आगे आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए, और खुद आपका जीवन स्तर बेहतर हो, अच्छा हो, इसके लिए दोनों का पढ़ना भी जरूरी है। और मेरा पर्सनली मानना है कि दोनों का कमाना भी जरूरी है, दोनों का काम करना भी जरूरी है। बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामुदायिक विकास कैसे हो सकता है, और इसलिए जो भी मतलब इसमें गलत फहमियां हैं, भ्रांतियां हैं कि जो लड़की शिक्षित हो जाती है वो परिवार नहीं चलाती हैं, या जो भी चीजें हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से क्या धारणाएं हैं, तो उनको दूर किया जा सके। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण करना जरूरी है, जिसके लिए हम जागरूकता कार्यक्रम की बात कर सकते हैं। उन महिलाओं के सफल उदाहरण पेश किए जाएं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से ऊंचाइयों को छुआ है, जैसे कि हमारे हरियाणा में कल्पना चावला जी। संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन अभियान, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों को लेकर लोगों को जागरूक करा जाना चाहिए। उसके लिए ऐसे अभियान और कार्यशालाएं आयोजित करी जानी चाहिए। युवा और पुरानी दोनों पीढ़ियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि हमने पंजाब में वीर पालनहार वाली योजना देखी, ऐसे ही युवा जो है उनको भी, युवा वॉलेंटियर्स को आगे आना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि लाठी लेके कहीं खड़े हो जाएं, मतलब एक होता है ना कि लिमिट में, सही तरीके से वॉलेंटियर्स का यूज करना चाहिए, ताकि वो पहला तो मतलब जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक अगर किसी को आती है वो ट्रेनिंग दे सके। यहाँ वॉलेंटियर्स नहीं, यहाँ वैसे उनकी जरूरत होगी जिन्हें खुद ये ट्रेनिंग आती है। तो पहला तो ये, और दूसरा, पुलिस की अगर हर जगह पेट्रोलिंग नहीं होती है तो ये कुछ युवा वॉलेंटियर्स हैं या जो बुजुर्ग वॉलेंटियर्स हैं, इनकी हेल्प ली जा सकती है कि आपके गांव में बच्चे सुरक्षित तरीके से पढ़ सकें, स्कूल में जा सकें। लेकिन यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ये युवा पेट्रोलिंग करें, ये भी एक कहते हैं ना हैरेसमेंट का तरीका ना बन जाए। ओके, तो इनके बीच में सम्मान और विविध दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और अंतर पीढ़ीगत संवाद स्थापित करने की जरूरत है। तो ये था हमारा
2015 की केस स्टडी। आई होप किसी को कोई किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। वैसे आज सब अब तो जो केस स्टडीज हैं वो लगभग काफी सिंपल हमारे सामने आ रही हैं। आई होप आप सब लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू।